हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NV लर्न स्फीयर में। तो साथियों, जैसा कि हमने शुरू किया था पर्यावरण पे क्लास संबंधित एक सीरीज, आज उस सीरीज के दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरी कड़ी है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज पर्यावरण के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, गहन पारिस्थितिकी शब्द यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए है अर्नेस्ट हैकल, बी है ऑप्शन बी है E.P. ओडम, ऑप्शन सी है अर्नी नेस और ऑप्शन डी है A.G. टांसले। तो हमारा इसका सही जवाब है अर्नी नेस। इसका सही जवाब हमारा क्या है? अर्नी नेस। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी आला या पारिस्थितिकी निकेत से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है, किसी जीव का केवल रहने का स्थान, जीव द्वारा निभाई जाने वाली उसकी कार्यात्मक भूमिका, जीवों का सामूहिक पलायन, एक जैसे जीवों दिखने वाले जीवों का समूह। तो हमारा इसका सही आंसर है जीवों द्वारा निभाई जाने वाली उसकी कार्यात्मक भूमिका। सही आंसर क्या है? जीवों द्वारा निभाई जाने वाली उसकी कार्यात्मक भूमिका। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र जैसे हैं, कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और कोई स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इकोटोन, और इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? पहला ऑप्शन है वनों को काटना, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है वर्षा जल प्रबंधन, चौथा है जैव मंडल भंडार। तो वन रोपण करता है, वर्षा जल प्रबंधन भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जैव मंडल भंडार भी मदद करता है, लेकिन वनों को काटना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की इकाई क्या होती है? तो पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की इकाई ऑप्शन है हमारे भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक टन, किलोग्राम। तो इसका सही जवाब है भूमंडलीय हेक्टेयर। सही जवाब क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों की वह अधिकतम संख्या जिसे पर्यावरण संभाल सकता है क्या कहलाती है? मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों की जो मैक्सिमम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर होता है, जब तक पर्यावरण उसको कंट्रोल कर पाता, संभाल पाता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? तो उस क्षमता को कहते हैं वहन क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी निश्चित क्षेत्र में जीवों की अधिकतम संख्या को संभाल पाने की जो क्षमता होती है पर्यावरण को, कि उसको बोला जाता है वहन क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि ताप अधिक होता है और वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में यानी भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की पोल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होती है? जैव विविधता घटती है, यानी जैव विविधता क्या होती है? घटती है। तो इसका सही जवाब होगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है, सजीवों में बाहरी पर्यावरण के बदलाव के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी जो सजीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, उनमें पर्यावरण में बदलाव भले आए लेकिन आंतरिक वातावरण में अपने आप को स्थिर रखने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है समस्थापन। समस्थापन मतलब होता है कि अपने खुद को उसी में बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है? तो कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? इसमें ऑप्शन है हमारा जो संख्या में सबसे अधिक हो,
दूसरा ऑप्शन है जो अपने तंत्र को संतुलित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ, जो सबसे पहले नष्ट हो जाती हूँ, जो केवल चिड़ियाघर में पाई जाती है। तो कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है जो इन्वायरमेंट में संतुलन को बनाए रखती हैं, जो अपने तंत्र को संतुलित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे टाइगर होता है, किसी भी जंगल क्षेत्र का कीस्टोन प्रजाति होती है, क्योंकि अगर टाइगर की संख्या घट जाएगी तो जो शाकाहारी जानवर है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जिससे वनस्पति पे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो कीस्टोन प्रजाति उन्हें कहते हैं जो अपने तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक प्रजाति मतलब सिंगल स्पीसीज। अगर सिंगल स्पीसीज को लेकर के हम किसी इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं और ऐसे हम ढेर सारी स्पीसीज को लेकर अध्ययन करते हैं, इसमें होता है सम पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, व्यवहार पारिस्थितिकी, रासायनिक पारिस्थितिकी। तो अगर किसी एकल प्रजाति को लेकर पर्यावरण के उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे बोला जाता है स्व पारिस्थितिकी। हमारा अगला प्रश्न है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जो पारितंत्र होते हैं हमारे, हर पारितंत्र की जो उत्पादकता होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, वह अलग अलग होती है। तो इनमें ऑप्शन है हमारा पहले पे महासागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, महासागर, मैंग्रोव, महासागर, घास का मैदान, झील, महासागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है मैंग्रोव होती है, फिर घास के मैदान की होती है, फिर झील की होती है, फिर ओशंस की होती है। उत्पादकता मतलब होता है उस पारितंत्र में जो प्रथम उत्पादक हैं, वो प्रोड्यूसर जो होते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो जैसे साथियों हम लोगों ने पिरामिड के बारे में पढ़ा है, तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीवों की संख्या का पिरामिड, संख्या पिरामिड। एक होता है जीव भार पिरामिड, मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास। और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड होता है पारिस्थितिक तंत्र में, डिफरेंट पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। कहीं उल्टा पाया जाता है, कभी इस फॉर्म में पाया जाता है और कहीं कहीं इस फॉर्म में पाया जाता है। तो हम देखते हैं जीव भार का जो उल्टा होता है, तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे, इसका मतलब है कि ऊपर वाले भाग पे उल्टा है, मतलब ऊपर वाले भाग पे उनका जो मास होगा जीवों का वो ज़्यादा होगा, नीचे वाले जो जीव होंगे उनका मास क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा पाया जाता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, यानी तालाब और समुद्र में जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है उनका बायोमास पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान क्या होता है? मनुष्य का स्थान, किसी भी जानवर का खाद्य श्रृंखला स्थान 3 स्थान होते हैं खाद्य श्रृंखला के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो जो मनुष्य है वो मनुष्य चूंकि प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है, क्योंकि वो घास, पत्तियां, मतलब पत्तियां और सब्जियां भी, मतलब प्लांट से भी भोजन प्राप्त करता है और एनिमल्स भी प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को रखा जाता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो साथियों ध्यान रखना कि ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होगा, क्योंकि जो ऊर्जा की मात्रा होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर क्या होती है, घटती है। इसमें एक रूल है, लिंडमान का रूल है, जिन्होंने बताया कि हर ऊर्जा स्तर, हर पोषक स्तर पे ऊर्जा केवल 10% ही ट्रांसफर होती है, यानी 90% ऊर्जा जो होती है उष्मा में बदल जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? जैसे हम लोग खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। तो डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला जो होती है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, जो प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो डेड होने के बाद जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उसे हम बोलते हैं डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला, और ये शुरुआत होती है मित्र कार्बनिक पदार्थों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव पदार्थ सबसे अधिक होता है? जैविक पदार्थ सबसे, मतलब बायोमास किस पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक होता है? तो अभी हमने पढ़ा था उत्पादकता जहाँ ज़्यादा होगी जाहिर बात है वहाँ बायोमास कैसा हो, ज़्यादा होगा।
तो हम उस जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है वहाँ से अगर हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो उत्पादकता घटती है, तो उनका टोटल बायोमास भी क्या होगा, घटेगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनका जो जैविक यानी बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों का चक्र का तात्पर्य यह होता है कि जो कोई कार्बन है, कार्बन का साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, कि मतलब नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फ्री रूप में है, फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो रिलीज होती है, फिर नाइट्रोजन क्या होती है, इन्वायरमेंट में मिल जाती है। इस तरह की एक साइकिल बन जाती है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तत्वों का, जो मिनरल्स हैं उनका जो चक्रण होता है, और इसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पर जाने वाली ऊर्जा कितनी नष्ट हो जाती है? यानी अभी हमने बात किया था ऊर्जा का पिरामिड, तो हमने बताया कि 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रांसफर होती है, यानी नष्ट कितनी होती होगी? 90% ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और नष्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90%। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, यानी किसे माना जाता है? यानी जो हमारा नेचर है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, वो क्या होती है? तो फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है जो फंक्शन उसमें कार्य करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रकृति की कार्यात्मक इकाई, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। हमारा अगला प्रश्न है, किसान का मित्र कहा जाने वाला केचुआ पारिस्थितिक तंत्र में किस श्रेणी में आता है? तो आप जानते हैं साथियों की जो केचुआ होता है वो मिट्टी वो खोद के मिट्टी क्या कर देता है, छोटे छोटे कणों में बांट देता है, जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है और उसकी वजह से उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो जो केचुए होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों को खा करके उन्हें विघटित करते हैं, यानी जो मिट्टी में ह्यूमस है, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, प्लांट और एनिमल के डेड प्लांट और एनिमल के जो पार्ट्स बचे होते हैं उन्हीं को खा करके क्या करते हैं, उसे विघटित करते हैं, और फिर इससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अपघटक या अपरदहारी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चक्र का उदाहरण है? अवसादी चक्र मतलब सेडिमेंट्री साइकिल। जैसे हमने बात किया जो मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सबका एक साइकिल होती है, फास्फोरस, ऑक्सीजन साइकिल होती है, एक चक्र चलता है। तो जो हमारा फास्फोरस होता है वो बेसिकली पाया जाता है चट्टानों की पोर में, और चूंकि चट्टानें कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें होती हैं, इसलिए इस चक्र को हम बोलते हैं, फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र भी बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने की क्रिया यानी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों अभी हमने बात किया कि जो नाइट्रोजन हमारी होती है इन्वायरमेंट पे फ्री फॉर्म में होती है, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो प्लांट जिस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्राइट फॉर्म में होती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये प्लांट नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं तो ये नाइट्रोजन फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन से नाइट्राइट और नाइट्राइट से पुनः नाइट्रोजन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं वापस करना, मतलब नाइट्रोजन गैस बनना, इसे बोलते हैं विनाइट्रिफिकेशन, यानी विनाइट्रीकरण को बोलते हैं हम, नाइट्रोजन से नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनना। तो विनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रेट जो होता है पुनः नाइट्रोजन में जब परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विनाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण करते हैं? अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं अमोनिया रूप में, जैसे धान की फसल होती है वो अमोनिया रूप में भी ऑब्जॉर्ब करती है। बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है? यानी कार्बन चक्र जो बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल जब ब्रीदिंग करते हैं तो वो रिलीज करते हैं CO2, और उनको इन ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। यानी जब वो ब्रीदिंग करेंगे तो रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी ये कार्बन चक्र की मात्रा क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जो कार्बन चक्र की मात्रा को एनवायरनमेंट में कम करता हो
तो वो क्या करता है, ये CO2 कौन ले जाते हैं, प्लांट। इनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट एब्जॉर्ब करके CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब CO2 O2 में कन्वर्ट होती है, इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट से क्या होती है, घटती है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर चक्र का मुख्य प्राकृतिक भंडार कहाँ स्थित है। तो जो हमारा सल्फर चक्र है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो सल्फर होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो चट्टानों के पोर में पाया जाता है, जो चट्टानों का पोर में पाया जाता है। इसलिए सल्फर चक्र को हम क्या पढ़े थे, सल्फर चक्र को हम बोलते हैं अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। तो सल्फर चक्र का मुख्य प्राकृतिक भंडार क्या होगा, भूपर्पटी और चट्टानें होंगी। जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में सल्फर का भंडार होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूपर्पटी और चट्टानें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, दलहनी फसल पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब जो नाइट्रोजन को फिक्स करता हो, नाइट्रोजन फिक्सेस करता हो, कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में ले जाना जिससे प्लांट अब्जॉर्ब कर सके, यानी नाइट्राइट बनाना। नाइट्राइट बनाना उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर नाइट्रोजन से जब नाइट्राइट बनता है यानी नाइट्रेट बनता है, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये सब काम करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, यानी दलहनी फसलें जो होती हैं, उन फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में, जो प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइजोबियम। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल चक्र को चलाने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो जल चक्र, वाटर साइकिल को चलाने के लिए मुख्य जिम्मेदार क्या, हवाएं, सौर ऊर्जा, महासागरीय जलधाराएं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, जल चक्र का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ पे, सरफेस पे जो जल है उस जल को क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होकर वो कहाँ जाता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड होने के बाद जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल के द्वारा फिर वो कहाँ आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है। तो एक क्या तैयार हो जाता है, साइकिल, जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के मेन जरूरी क्या है, इसको ऊर्जा के लिए मेन जरूरी कौन सा होता है, सन। क्योंकि सन जो है, सन से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जो वाटर को क्या करता है, गर्म करता है, जिससे इवेपोरेशन होता है। तो जो जल चक्र है उसका जो मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक होता है वो होता है सोलर ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन और मास जो एक नग्न चट्टान पर भी जीवन शुरू कर सकते हैं, वास्तव में क्या कहलाते हैं। तो साथियों, जैसे कोई भी स्थान है जहाँ पे अभी तक कोई भी जीवों का अस्थायित्व तो नहीं है, वहाँ पे जब कोई भी नया स्पीसीज आती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जब फर्स्ट टाइम सर्वाइव करती है, तो उस प्लांट या उस एनिमल को हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। पाइनियर मतलब जब फर्स्ट टाइम आती है, कोई नेक्ड स्थान है, नेक्ड चट्टान है या कोई ऐसी जगह है, यानी ऐसे अगर कोई बाढ़ आती है, बाढ़ में एक नई मिट्टी बनती है, नया प्लेस बनता है, उस नए प्लेस पे जो पहली टाइम कोई प्लांट उसमें उगता है, जो कोई प्लांट वृद्धि करता है उसमें, उस प्लांट को हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज, यानी अग्रगामी प्रजाति। क्या बोलते हैं उसे, अग्रगामी प्रजाति। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण सक्सेशन की अंतिम और सबसे स्थिर अवस्था को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने जैसे पिछले पढ़ा कि कोई भी ऐसे नेक्ड स्थान है जहाँ पे कोई भी जीव नहीं, जब पहली बार कोई वहाँ पे आता है, स्थानांतरण होता है, किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम बोलते हैं सक्सेशन, अनुक्रमण होता है। और इसमें जो लास्ट स्टेज इसकी होती है, स्थिर अवस्था होती है, मतलब चरम अवस्था है, क्लाइमेक्स अवस्था होती है। क्लाइमेक्स अवस्था के बाद क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चरम समुदाय, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अगला प्रश्न है, जंगलों में आग लगने या बाढ़ आने के बाद खाली हुई भूमि पर जो अनुक्रमण शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी भी स्थान पर किसी भी प्लांट, एनिमल प्रजाति का विकास करना, विकसित होना, यानी किसी नेक्ड स्थान पर किसी खाली स्थान पर होना, उसे हम बोलते हैं सक्सेशन। और सक्सेशन दो प्रकार का होता है, जहाँ कोई कभी किसी भी इन्वायरमेंट का वो न हुआ हो, विकास न हुआ हो, तो वहाँ पहली बार होता है, उसे हम बोलते हैं
प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन। और जब कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ बाढ़, कोई जंगल है उसमें आग लग गई, यानी पहले इन्वायरमेंट था वहाँ कोई प्रजातियाँ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहाँ बाढ़ आ गई या आग लग गई, उसकी क्या हुआ, पूरा जितनी भी वहाँ स्पीसीज थी सब खत्म हो गई और फिर से उसमें सक्सेशन हुआ। तो ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। यानी एक सक्सेशन के बाद वहाँ इन्वायरमेंट स्टेबल हुआ, उसके बाद नया सक्सेशन जब होगा तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया। जल में शुरू होने वाले पारिस्थितिकी अनुक्रमण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो सक्सेशन होता है वो स्थल मंडल में, लिथोस्फीयर पे भी हो सकता है, स्थल पे भी हो सकता है और जलीय भाग में भी होता है। जो जलीय भाग में होता है उसे बोलते हैं हाइड्राज सक्सेशन। जो जलीय भाग होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्राज सक्सेशन। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? तो साथियों, सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि ऐसा कोई रिलेशन किसी दो स्पीसीज के बीच में जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हो। सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या करती है, प्रॉफिट पहुंचाती है। इस स्पीसीज का इससे कुछ प्रॉफिट होता है और इस स्पीसीज का इससे कुछ प्रॉफिट होता है। इस संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। तो जो शैवाल होता है और शैवाल और कवक के मिलने से एक नई स्पीसीज बनती है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। और साथियों, लाइकेन जो होता है एनवायरमेंट में हमारा जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक भी है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र, किसी स्थित क्षेत्र में नंबर ऑफ स्पीसीज का ज़्यादा होना, मतलब जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, जीवित जातियों की जो प्रजातियाँ सब ज़्यादा पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो नॉर्मन मायर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1988 में, यानी 1988 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में बेसिकली जो भारत हमारा है वहाँ पूर्णतः तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक भी ऐसा नहीं है जो केवल भारत में हो, लेकिन भारत में बेसिकली 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जो एक हिमालयन क्षेत्र वाला होता है वो है, जो नेपाल में भी डिस्ट्रीब्यूट है, और एक हमारा है पश्चिमी घाट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट में भी हमारा जो हॉटस्पॉट है, तो एक हॉटस्पॉट ये हो गया, एक हॉटस्पॉट ये हो गया। एक इंडो बर्मा, जो हमारा बर्मा वाला क्षेत्र माने हमारा जो ये है बर्मा वाला क्षेत्र, जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके नीचे जो है बर्मा वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया। एक तीसरा हमारा ये हॉटस्पॉट ये हो गया, और एक हमारा जो सुंडा लैंड हॉटस्पॉट सेट है जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये निकोबार द्वीप से बेसिकली आता है इसमें, तो निकोबार द्वीप समूह है, एक हॉटस्पॉट ये हो गया। तो भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में कुल टोटल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? जैव विविधता, जैसे किसी भी क्षेत्र में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उनमें जो ह्रास का सबसे बड़ा कारण होता है वो क्या होता है? पूछा, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आना, प्राकृतिक आवासों का विनाश, अत्यधिक शिकार। तो साथियों, जो किसी भी जैव विविधता का ह्रास का सबसे मुख्य कारण जो होता है उनका प्राकृतिक आवास का विनाश होना, यानी नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना ही क्या होता है, जैव विविधता ह्रास का कारण होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के उनके प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण करने को क्या कहा जाता है? तो साथियों, 2 प्रकार से संरक्षण, हम कंजर्वेशन 2 तरह कहते हैं। एक तो होता है कि जिस क्षेत्र में कोई जीव है उसी क्षेत्र में उसको कंजर्वेशन किया जाए, मतलब उसी क्षेत्र में उसको संरक्षित किया जाए। और एक होता है हम यहाँ शिफ्ट करके उसको कहीं स्पीसीज को कहीं ले जा करके उसको रखते हैं और वहाँ उसको संरक्षित करते हैं। तो जहाँ उसका खुद का हैबिटेट है अगर वहाँ संरक्षित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू संरक्षण, और जहाँ जब बाहर ले जा करके हम उसको संरक्षित करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू संरक्षण। जैसे हम नेशनल पार्क में इन सिटू संरक्षण के तहत करते हैं, और जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, वहाँ होता है एक्स सिटू, मतलब कोई भी स्पीसीज को हम ले जाकर वहाँ पे संरक्षित करते हैं। तो प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण करने को कहा जाता है इन सिटू संरक्षण।
हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। अभी हमने बात किया इक्स सीटू संरक्षण मतलब कि जो उसका स्थानीय निवास स्थान है, जहां कोई भी स्थिति खुद एग्जिस्ट करती है, उससे स्थान से हटा के कहीं और ले जाकर संरक्षित करना कहलाता है इक्स सीटू संरक्षण। तो इसमें होता है बॉटेनिकल गार्डन, बीज बैंक, है ना, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब क्या होते हैं इक्स सीटू संरक्षण के एग्जाम्पल्स। हमारा अगला प्रश्न है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों की सूची किस किताब में प्रकाशित की जाती है। किस किताब में प्रकाशित की जाती है? तो जो हमारी विलुप्त प्रजातियां होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हमारी संस्था है जो रेड बुक जारी करती है, तो इसकी जो सूची होती है वो लिस्टेड की जाती है रेड बुक डाटा में, रेड डाटा बुक में। और जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हों, जो डेंजर्ड हों, या जितनी भी उनकी कैटेगरी बनाई जाती है, उनको शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। हमारा अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो एक संस्था है IUCN, वो विश्व स्तर की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का आकलन करती है कि कितनी प्रजातियां संरक्षित हैं, कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, या कितनी ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गए हैं। तो उनको एक बुक बनाती है जिसमें जारी करती है, उसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। और ये बनाता कौन है, इसका प्रकाशन कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमारा अगला सवाल है जैव सुरक्षा पर कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जैव सुरक्षा पर जो कार्टजेना प्रोटोकॉल है हमारा, वो किससे संबंधित है? तो कार्टजेना प्रोटोकॉल का बेसिकली संबंध है आनुवांशिक जो जीवों का मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल या जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल जो होते हैं, GM जिनको बोलते हैं हम, तो उनके संरक्षण के लिए कि उनको कन्वेंशन में जो संशोधित जीव हैं उनको उपयोग से संबंधित, उनका उपयोग कैसे किया जाए ताकि ह्यूमन पे साइड इफेक्ट न हो या उनकी स्पीसीज पे कोई साइड इफेक्ट न हो। तो इसको लेकर के एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे बोलते हैं कार्टजेना प्रोटोकॉल। तो इसका संबंध किससे? आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का सुरक्षित उपयोग, जो जेनेटिक मॉडिफाइड जीव हैं उनका सुरक्षित उपयोग करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके लाभों को निष्पक्ष बंटवारे संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि जो आनुवांशिक संसाधन है उनके बंटवारा को करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ जिसे हम बोलते हैं क्या, इसका सही जवाब कौन सा है? नगोया प्रोटोकॉल है। फिर अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कतन्या घाट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, ओखला वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही जवाब है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, ये भारत का उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो हमने बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है। यूपी का पूछ रहा है कि यूपी का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। वो है हमारा कौन सा जन विहार? चंदौली का है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा का है वन्यजीव विहार चंदौली। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्या है? तो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, कतन्या घाट कछुआ वन्यजीव विहार, नवाबगंज। तो नवाबगंज उन्नाव है यूपी का। तो इसका सबसे छोटा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में हुआ था ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, जहां एक कन्वेंशन किया गया कि जो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन किया गया 1971 में ईरान के रामसर में, इसलिए इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। और इसका उद्देश्य होता है जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण करना। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है
ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहते हैं जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ाने में जो योगदान करता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। मतलब यहाँ के जो दीर्घ विकिरण तरंगे हैं जो अर्थ से हमारी रिप्लेस होती हैं, मतलब परावर्तित होती हैं, उनको रोक कर क्या कहता है, अर्थ के वायुमंडल क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो जो गैसें इनमें भाग लेती हैं इस प्रक्रिया में, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है, मीथेन भी भाग लेती है, जलवाष्प भी भाग लेता है, नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से संबंध है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कमी करना। GHG जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं GHG, उनके उत्सर्जन करने में क्या करना, कमी लाना। इसके लिए 1997 में इस प्रोटोकॉल को विकसित देशों से घटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जो विकसित देश हैं वो अपने उत्सर्जन जो उनका है GHG का, उसको कम करें, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? हमारा अगला प्रश्न क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमें पता है जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, नहीं समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का काम क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूर्य से, उसको क्या करना, उसको वापस करना, मतलब उसको पृथ्वी पे आने देने से रोकना। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत को क्षरण हो रहा है, और ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसें हैं, यानी उस पर रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। और इसको जो समझौता किया गया था वो किया गया था 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था, 1987 में। और इसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाना, यानी ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन पर क्या करना, रोक लगाना। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जैसे साथियों में पता है कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की कई लेयर होते हैं, हमारा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर सबसे बाहर जो होता है उसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। सबसे बाहर जो होता है उसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। तो हमारी अर्थ के जो पहला मंडल होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल सारी जो वायुमंडलीय गतिविधियां होती है वो सब होती हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है समताप मंडल पाया जाता है ओजोन परत। तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में। तो हम कैसे जानेंगे कि ओजोन परत में छिद्र आया है, यानी उसकी मोटाई जब घटती है तो हम मानते हैं कि ओजोन परत जैसे मान लीजिए बहुत मोटी है, फिर कोई उसको हानिकारक जो ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थ हैं इनमें गए तो इसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं, यानी इसकी मोटाई कम हो जाती है। जब मोटाई कम हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं क्या होती हैं, वापस न जा करके क्या होती हैं, अंदर इन्वायरमेंट में, अर्थ के इन्वायरमेंट में आने लग जाती हैं। तो इसकी जो मोटाई मापी जाती है ओजोन परत की, उसको मापते हैं हम डाप्सन में। किस में मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? डाप्सन यूनिट में मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया किगाली संशोधन। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हमने पिछले पढ़ा था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसमें ओजोन परत को क्षय करने वाली जो गैसें थे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें कुछ गैसों को इंक्लूड किया गया था। बाद में 2016 में किगाली, रवांडा, अफ्रीका का एक देश है रवांडा, उसकी राजधानी किगाली में समझौता हुआ 2016 में। और इस समझौते के तहत कहा गया कि जो ओजोन परत है उसको जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी उसको नष्ट करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए HFC के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो कन्वेंशन किया गया, संशोधन किया गया, उसमें किगाली संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HFC गैस को भी जोड़ा गया ताकि इसका उत्सर्जन कम किया जा सके। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HFCS, हाइड्रोक्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन कम करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
IPCC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक पैनल है गवर्नमेंट का, जो भी बहुत सारे देश हैं उनके सबके, और उनका उद्देश्य क्या होता है? क्लाइमेट चेंज पे एक पहल है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के होती है। तो इसका जो मुख्यालय है IPCC का वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ इसका मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित कोष जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित जलवायु कोष का मतलब क्या होता है कि जो हम एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, हम प्लांट बहुत सारे जंगल को, फॉरेस्ट को, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसको क्या होता है, उसको रिफिल करना पड़ता है, फिर से हमें एनवायरनमेंट को करना है। कुछ विकसित देश हैं जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हैं, तो उसमें एक कोष बनाया गया है। कोष में कहा गया जो लोग जितना एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाएंगे वो इस कोष में धनराशि जमा करेंगे, और उस धनराशि का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? उस धनराशि का उपयोग किया जाएगा हरित पर्यावरण को मतलब बढ़ाने के लिए। तो जो विकासशील देश हैं, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देना, यानी जो विकासशील देश हैं जिनके पास संसाधन कम है उनको क्या करना? वित्तीय सहायता देने के लिए एक जलवायु कोष गठित किया, जिसे बोलते हैं हरित जलवायु कोष। तो इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में को जलवायु परिवर्तन से निपटने में वित्तीय सहायता देना। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक कार्बन क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से निकलने वाला कौन सा कण ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघलने की गति तेज करता है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है जो हम परंपरागत जैसे डीजल, पेट्रोल, LPG ये सब जलाते हैं। बायोमास जो लकड़ी सब जलाते हैं उसे बोलते हैं बायोमास। तो जब ये अधूरा जलता है, मतलब पूर्णतः नहीं जल पाता, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर पूर्णतः नहीं जल पाता, तो छोटे छोटे कण निकलते हैं। छोटे छोटे क्या निकलते हैं? कण निकलते हैं। उन कणों को हम बोलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं, उन कणों को हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्बन। और ये ब्लैक कार्बन क्या करता है? ये ब्लैक कार्बन जो होता है, ये ब्लैक कार्बन क्या करता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और दूसरा, ग्लेशियर पे जाकर के, ग्लेशियर जो होता है हमारा, ग्लेशियर जाकर चिपक जाता है, और जिससे ग्लेशियर की जो पिघलने की गति होती है वो तीव्र हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लैक कार्बन जो होता है वो होता है जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से निकलने वाला कण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इंडिया का, उसमें 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया, जैसे सोलर मिशन, ऊर्जा दक्षता है ना, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट प्लांट को बढ़ाना, प्लांटेशन करना। तो भारत सरकार इसको शुरू किया था 2008 में, और ये है भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब राष्ट्र हमारा जो है क्लाइमेट चेंज पे कौन सा एक्शन लेगा, कौन सा एक्शन प्लान बनाएगा, उसके लिए 8 राष्ट्रीय मिशन घोषित किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 2008। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक किसे माना जाता है? अच्छा, कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक मतलब होता है जो घर में बेसिन लगे, सिंक मतलब होता है कोई चीज़ अगर हम इसमें डालें तो इसमें क्या हो जाए? समाहित हो जाए। यानी कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे ज़्यादा कार्बन को क्या करती है? अवशोषित करती है, तो उसे हम बोलते हैं कार्बन सिंक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महासागर। महासागर वायुमंडल सबसे बड़ी मात्रा में CO2 घोषित करके जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं। तो महासागर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? कार्बन का अवशोषण करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाली बारीक पाउडर नुमा प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो जो कोयला आधारित थर्मल प्लांट होते हैं, जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, उनमें से जो जब कोयले का दहन होता है, कोयले के दहन के बाद जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, कोयले के दहन प्रदूषक होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। क्या बोलते हैं उसे? फ्लाई ऐश बोलते हैं। मतलब उड़ने वाली धुआं, मतलब राख, ऐसी राख होती है जो एनवायरनमेंट उड़ती है, वायु प्रदूषण फैलाती है, उसे हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों जैसे DDT या भारी धातुओं की सांद्रता का हर स्तर पर बढ़ना क्या कहलाता है? तो क्या होता है, जैसे उत्पादक हैं, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में अगर जल अवशोषण के दौरान जल में कोई भारी धातुएं हैं, जैसे पारा है या DDT है, अगर ये अवशोषित होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता इसको यहाँ से इसको खाता है, तो इसमें कुछ जो उच्च धातुएं होती हैं स्टोर हो जाती हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता खाता है, ऐसे करके ये ट्रांसफर होता रहता है। और जो उच्च स्तर होता है खाद्य श्रृंखला का, उच्च स्तर में जब इसकी सांद्रता बढ़ने लग जाती है, जिसको बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायोमैग्नीफिकेशन, यानी जैव आवर्धन।
तो खाद्य श्रृंखला प्रदूषकों की सांद्रता का हर स्तर पर बढ़ना क्या कहलाता है? बायोमैग्नीफिकेशन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के संदर्भ बीओडी क्या होती है? बीओडी का बढ़ना क्या संकेत देता है? तो जल प्रदूषण जो होता है हमारा, उसको हम दो तरीके से मापते हैं। एक तो हम मापते हैं बीओडी के आधार पे कि बीओडी कितना है जल की, एक होता है डीओ कितनी है। तो बीओडी क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जल में जो जीवित जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अपने रेस्पिरेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं, जितनी जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं बीओडी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और डीओ का तात्पर्य होता है कि जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है। यानी अगर किसी जल में बीओडी की मात्रा बढ़ती है तो हम कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, और अगर डीओ की मात्रा बढ़ती है तो हम कहते हैं प्रदूषण घट रहा है। तो जल प्रदूषण के संदर्भ बीओडी का बढ़ना क्या संकेत देता है? उसका संकेत देता है कि प्रदूषण की मात्रा, पानी में कार्बनिक कचरा या प्रदूषण की मात्रा अधिक हो गई। अगला प्रश्न है पानी में फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से शैवालों का अत्यधिक बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? तो जब किसी भी जलीय क्षेत्र में, जलीय भाग में जब नाइट्रेट या फास्फेट की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं सुपोषण। क्या बोलते हैं उसे? सुपोषण बोलते हैं। और जो सुपोषण होता है, सुपोषण क्या हो जाता है, फिर उसमें एल्गी की मात्रा बढ़ने लगती है, एल्गी का उत्पादन बढ़ने लगता है, और जिससे एल्गी बूम हो जाती है। और जब एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है पानी में तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का तात्पर्य है कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण से संबंधित किसी मुद्दे पर विचार करती है, उस पर डिसीजन लेती है, उस पर निर्णय देती है, उससे संबंधित मुकदमों को सुनती है। तो इसकी स्थापना भारत में की गई थी 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण के कारण मनुष्य में कौन सी, तो कैडमियम प्रदूषण के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? पहला है मिनीमाता, इटाई, बुल बेबी सिंड्रोम, ब्लैकफुट रोग। तो कैडमियम की अगर प्रदूषण बढ़ जाए तो मनुष्य में रोग होता है इटाई। और अगर पारा की मात्रा बढ़ जाती है यानी लेड की तो मिनीमाता होता है, और अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो क्या, कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और अगर पारा बढ़ेगा तो होगा, पारा बढ़ने से क्या होता है? मिनीमाता रोग होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या था? हाँ, पीने के पानी नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अभी मैंने पिछले बताया कि जो नाइट्रेट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बच्चों में हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों की आंख नीली हो जाती है, बॉडी क्या होती है? नीली पड़ने लग जाती है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 1986 में। और इसे छाता विधान भी कहते हैं क्योंकि ये संरक्षण पर ध्यान देता है, पर्यावरण क्षेत्र पे। अगला प्रश्न है वाहनों के धुएं से निकलने वाली कौन सी जहरीली गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की क्षमता घटा देती है? यानी हमारा जो रक्त सर्कुलेशन होता है उसमें कौन सी गैस है जो मिलने के बाद क्या करती है कि ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है मिलने की हमारे ब्लड में उसको घटा देती है? वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे जैव सूचक किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा गैस सूचक किसे माना जाता है? अभी शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि इसका सबसे अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन को। यानी लाइकेन वहां नहीं उग सकता जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा हो। अगला प्रश्न है सड़क के किनारे हरे पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो जो सड़क के किनारे, मान लीजिए जैसे सड़क है तो सड़क के किनारे हम क्या करते हैं? छोटे प्लांट लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। तो जो ये तकनीक है, इस तकनीक को हम कहते हैं ग्रीन मफलर। क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न है भारत में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा है उसके लिए जो हमारा निगरानी करती है, कार्यान्वयन करती है, उस संस्था के लिए जिम्मेदार कौन सी संस्था है? हमारी नीति आयोग। कौन संस्था है? नीति आयोग। तो साथियों आज का मेरा सेशन ये खत्म हुआ। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया था और जो प्रीवियस एग्जाम में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो प्रीवियस एग्जाम में थे, और आप लोग
देखें और हमें फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। कीप वॉचिंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।